गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर पे, और कोशिश करें कि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ओके बेटा, मैं आपका क्लास टीचर, आपका सुभाष सैनी, सोशल साइंस टीचर। ठीक है, मैं आज आपको शुरू करा रहा हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, बहुत ही अच्छा और नॉलेजफुल चैप्टर है ये, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की गतियाँ। क्या है ये? पृथ्वी मतलब कि अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और आई होप आपको बहुत अच्छी नॉलेज आपको हो जाएगी, बहुत बढ़िया ढंग से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये अर्थ का एक आपको शेप, एक ग्लोब के शेप में आपको दिखा रखा है, और इसमें आपको दिखाया गया है कि अर्थ मूव करती है। अर्थ दो टाइप में मूव करती है बेटा। आपको बता दूं कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर मूव करती है, रोटेशन होती है और रेवोल्यूशन होती है। ठीक है, देखो ये शेप बनाई हुई है, और अर्थ हमेशा वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की ओर मूव करती है। क्या करती है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्थ जो है वो 1610 किलोमीटर पर आवर से लेकर 1640 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूमती है। कमाल है, इतनी स्पीड से घूमती है अर्थ, और फिर भी हमें थोड़ा सा भी कोई झटका महसूस नहीं होता, थोड़ा सा भी हमें कोई मूवमेंट महसूस नहीं होती। ठीक है, इतनी स्पीड से ये रोटेट करती है, रोटेशन। और मैंने क्या बताया कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ये कैसे मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ओके, तो देखो जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, अर्थ हैज़, एज यू नो, अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन। की अर्थ के दो टाइप होते हैं मोशन के। एक तो होता है रोटेशन, मतलब अपने ही एक्सिस पर घूमना, जैसे अपने ही एक्सिस पर ऐसे 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 मूव करना, ऐसे ऐसे अपने ही एक्सिस पर घूमना। ठीक है, मूव ऑन। ठीक है, मूव ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर वो मूव करेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद रेवोल्यूशन। आपको पता होगा अर्थ अपने एक्सिस पर घूमते घूमते पृथ्वी जो है सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। जैसे सन हो गया बीच में, तो सन के चारों ओर अर्थ मूव करती है ऐसे, कभी इधर हो गई, कभी इधर हो गई, कभी यहाँ पर हो गई, कभी यहाँ पर हो गई, कभी यहाँ पर, इस तरह से पूरा एक सर्कल पूरा कर लेती है। इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन। ठीक है बेटा, तो अपने ही एक्सिस पर मूव करना रोटेशन कहलाता है, और सन के चारों ओर मूव करना वो क्या कहलाता है? आपका रेवोल्यूशन कहलाता है। तो दो टाइप की गतियाँ होती है। रोटेशन को हिंदी में हम कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। ठीक है, ओके। और जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन को हम कहते हैं परिक्रमण, परिभ्रमण और परिक्रमण। देखो ये परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण क्या हो गया? रेवोल्यूशन, मतलब चारों तरफ घूम के आ रही है, अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम के आ रही है, तो परिभ्रमण हो गया। और अपनी एक्सिस पर घूमना वो कहता है परिक्रमण। क्या होता है? परिक्रमण। ये देखिए परिक्रमण मतलब अपने ही एक्सिस पर घूमना, रोटेशन मतलब परिक्रमण, और रेवोल्यूशन मतलब परिभ्रमण। समझ में आ गया? ये देखो रोटेशन परिक्रमण, और जो है रेवोल्यूशन परिभ्रमण होता है। ओके, अब देखो ये जो मूवमेंट होती है, पृथ्वी की गति जो होती है, ये अर्थ जो सन के चारों ओर वो घूमती है, एक फिक्स पाथ होता है पूरा, एक ऐसा ये पाथ होता है। देखो ये पाथ बना रखा हमने एक, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे ऐसे ही फिक्स पाथ में गोल गोल घूमती है वो। ठीक है, फिक्स पाथ में वो सन के चारों तरफ घूमती है, इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अपने ही ऑर्बिट पे वो जब घूमती है तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। एक रेवोल्यूशन 365 1/4 डेज में पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा एक रेवोल्यूशन जो है पूरा हो जाता है। इतने मतलब एक साल भर में ये पूरा हो जाता है, 365 दिन में पूरा हो जाता है। और रोटेशन जो होता है वो जो है 24 घंटे में, 24 आवर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? रोटेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो रोटेशन में कम टाइम लगता है और रेवोल्यूशन में ज़्यादा टाइम लगता है। ओके बेटा, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है। रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पर घूमना, कितनी स्पीड से? इतनी स्पीड से। और रेवोल्यूशन मतलब सन के चारों ओर घूमना एक ऑर्बिट में, वो रेवोल्यूशन है। ओके, अब देखो अगली लाइन, अगला पैराग्राफ। द एक्सिस ऑफ अर्थ विच एज इमेजिनरी लाइन, जो अर्थ जिस एक्सिस पर मूव करती है या घूमती है वो एक इमेजिनरी लाइन से बना होता है, और ये एक एंगल बनाता है, 66 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? 66 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे कि हम ये देखें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम एक अर्थ का शेप बना लेते हैं, और अब ये जो है ये एंगल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहेंगे भाई यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ठीक है,
और यहाँ पर साउथ पोल है। तो लेकिन ये ऐसे बिल्कुल सीधी आपको नज़र नहीं आती है। जैसे हमने पिछली क्लास में हमने जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, आपको याद होगा इस प्रकार की लाइनें जो थी, आपको याद होगा ये लैटिट्यूड और ये वाली लॉन्गिट्यूड लाइंस हमने इमेजिनरी लाइंस पढ़ी थी इस तरह की, याद है आपको? इस तरह की इमेजिनरी लाइन हमने पढ़ी थी पिछली बार, हमने पिछले वाले लेसन में हमने पढ़ा था। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अर्थ जैसा हम देख रहे हैं वैसे होती नहीं है। यहाँ इस डिग्री पर कहाँ, यहाँ से और यहाँ इस तरह का एंगल बनता है, इसको एक्सिस बोलते हैं कि अपने ही एक्सिस पर किस जगह पर कि नॉर्थ पोल साउथ पोल की बजाय वो थोड़ा सा टिल्टेड होकर मूव करती है। ओके, तो ये जो एक्सिस बन जाता है ये 23.5 का गैप बनते हुए एक्सिस बनता है और इसको हम 66 ठीक है पॉइंट भी कह सकते हैं। मतलब इस तरह से अगर देखें इक्वेटर लाइन से इसका एक्सिस निकालें तो ये 66 डिग्री के एंगल पर बनती है। ये देखो इस तरह का जो एंगल बनता है वो 66 का एंगल बनता है जिस पे वो मूव करती है और इस हिसाब से इसका गैप देखें तो 23.5 का गैप बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने ऑर्बिटल प्लेन में आ जाती है। ओके बेटा, अब देखिए उसके बाद तो एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसका एंगल कितना बताया मैंने 66.5। समझ रहे हो? एक बार दोबारा देखो इस चीज़ को। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो आप देख रहे हो ये आपको जैसे सीधी दिखती है वैसी सीधी ये है नहीं। मतलब कि जैसे आप इसको देखना चाहते हैं ऐसी सीधी ये है नहीं। एक्चुअल में नॉर्थ पोल इस जगह पर है, ये क्या है नॉर्थ पोल, और साउथ पोल कहाँ है इस जगह पर है साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरह से ये 23.5 के एंगल में टिल्टेड हो चुकी है, टिल्टेड हो चुकी है। और अब जो ये एंगल बनाती है वो देखोगे आप इस तरह का एंगल 66 का एंगल बन जाता है। तो मतलब कि पृथ्वी थोड़ा सा झुककर फिर रोटेट करती है, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाती है और फिर रोटेट करती है। उसका बहुत सारा असर पड़ता है, इसका बहुत सारा असर पड़ता है। देखो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो आप ऑर्बिटल प्लेन समझ लीजिए कि ऑर्बिटल प्लेन कितनी डिग्री पर बनता है 66.5 के एंगल पर बनता है। और अभी मैंने बताया था आपको कि 66.5 का एंगल क्या होता है। ठीक है, फिर देखो द प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, की ऑर्बिट की वजह से जो एक प्लेन फॉर्म होता है या एंगल बनता है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम सन। अर्थ की अपनी कोई लाइट होती नहीं है बच्चों, पता है? पूरी ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लेनेट ऐसे हैं जो सन से लाइट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। ओके, अगर सन किसी दिन नहीं रहेगा तो पूरी लाइफ अर्थ से ख़त्म हो सकती है और जो अलग अलग प्लैनेट्स को या सैटेलाइट को जो लाइट मिलती है वो भी उनका सोर्स ख़त्म हो सकता है। ओके, तो सन का होना अर्थ पे बहुत ज़रूरी है, या ब्रह्मांड में यूनिवर्स में सन का होना बहुत ज़रूरी है। और सबको पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सन एक स्टार है ना? तो देखो पॉइंट क्लियर हो गया। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम सन, सन से लाइट लेता है, अर्थ सन से लाइट लेती रहती है और उसी वजह से यहाँ पर लाइफ सिस्टम यानी कि जीवन प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो आगे क्या बता रहे, ड्यू टू सर्पियल, ठीक है, ड्यू टू सर्पिकल शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की सर्पिकल शेप की वजह से, मतलब पूरी तरह गोल नहीं है वो। सर्पियल शेप का मतलब ये हुआ, सर्पिकल शेप का मतलब ये हुआ कि अर्थ पूरी तरह से राउंड या गोल नहीं है। मतलब कि देखो कि कैसी है, ये देखो ऐसे आपको दिखेगी अर्थ, पूरी तरह से राउंड नहीं है, गोल नहीं है, ऐसी है सर्पिकल शेप, ऐसे चपटी सी धरती है ऐसे। ठीक है, इस तरह से पूरी तरह गोल नहीं है। ओके, इस तरह की शेप में है। अगर गोल होती तो बिल्कुल राउंड शेप होती है उसकी, लेकिन राउंड शेप नहीं है। ओके, तो सर्पिकल शेप में है। ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट्स, ठीक है, ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन, और पृथ्वी का आधा भाग ही एक समय में लाइट ले पाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए सन, मान लो अब यहाँ पर है, मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है और सन यहाँ पर, आप तो देखोगे तो ये वाला हिस्सा ही केवल लाइट ले पाएगा। ठीक है, हाफ पार्ट ऑफ सन, हाफ पार्ट ऑफ अर्थ ही हमेशा सन की लाइट ले पाता है। ओके, अब देखो आगे, द पोर्शन फेसिंग द एक्सपीरियंस, जिस पोर्शन पे लाइट आएगी सन की वहाँ पर डे होगा, और दूसरे आधे हिस्से पर जहाँ पर लाइट सन की नहीं होगी, ठीक है, हाफ अवे द सेकंड अदर हाफ अवे फ्रॉम सन एक्सपीरियंस नाइट, कि जो सन से थोड़ा दूर होगा वहाँ पर लाइट नहीं होगी। देखो इसको दोबारा यहाँ पर हम समझ लेते हैं कैसे है ये। जैसे मैं ये कहूँ कि ये सब जैसे, ठीक है, जैसे ये हम बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, ओके, ये देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर एक, ये अर्थ है हमारी और सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, सन
और ये क्या हो गई, अर्थ हो गई, ठीक है। ओके, और सन की लाइट ऐसे आधी आधी अर्थ पे पड़ती है, देखो ये देखो इस तरह से सन की आधी लाइट इस पे पड़ती है। तो ये वाली जो पार्ट हो गया ये सनलाइट के पोर्शन में आ गया, ठीक है। ये तो बता रहा था कि हाफ पार्ट क्या होता है, हाफ पार्ट ऑफ सन अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन ड्यू टू स्पेरिकल शेप ओनली हाफ ऑफ गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम, कि एक ही समय सन की रोशनी जो है केवल आधा हिस्सा अर्थ का ले पाता है, जो पोर्शन सन के लाइट को ले पाता है वहाँ पर दिन होता है, ठीक है, और जो नहीं लेगा वो नाइट होगा, ठीक है। जैसे हमने अभी समझ लिया था कि आधा हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये वाला आधा हिस्सा है, आप देखोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर नाइट हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस हिस्से में आधे में तो क्या होगा, डे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डे, और यहाँ पर क्या होगा, आधे हिस्से में नाइट होगी। मतलब जिस जगह पर सनलाइट नहीं आएगी वहाँ नाइट होगी, और जिस जगह पर सनलाइट आएगी वहाँ पर डे टाइम होगा, ठीक है बेटा। तो ये अर्थ की पोजीशन की वजह से होता है, ठीक है, अर्थ की पोजीशन की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। ओके बेटा, ओके आगे देखो अब, ठीक है। अब देखिए आगे बेटा, द सर्कल दैट डिवाइड द डे नाइट ऑन ग्लोब, वो सर्कल जो डे एंड नाइट को डिवाइड कर दे कि आधे हिस्से पर नाइट होगी और आधे हिस्से पर डे होगा, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब है कि एक ऐसा सर्कल जो कि आधे अर्थ पे लाइट का बनाएगा और आधे अर्थ पे लाइट नहीं होगी, वो एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाता है। इल्यूमिनेशन का मतलब सूर्य ताप जो पृथ्वी पर आता है, सूर्य ताप मतलब कि सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी जो अर्थ पे आती है, उस चीज़ के लिए वो आपको बता रहा है। मतलब कि ऐसा पॉइंट एल्यूमिनेशन पॉइंट बोल देते हैं उसको। देखो जैसे ये वाली लाइन बता रहा है, ये वाली लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया। अब जिस पार्ट पे सनरेज आ रही है वहाँ डे दिखा रहा है, और जिस पार्ट पे जो है लाइट नहीं आ रही है सन की, वो क्या दिखा रहा है, नाइट। लेकिन जो सर्कल इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, मतलब कि सन रेज को डिवाइड करने वाला सर्कल, ठीक है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, ये अर्थ के एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता। जैसे कि आप फिगर नंबर 2.3 में देख रहे हैं, देखो दिखा रखा है पूरा कि ये किसी भी लाइन के साथ मैच नहीं करता, ये सभी लाइन को क्रॉस जरूर कर देगा, मैच नहीं करता। अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन, कि अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में कितना घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं अपने एक्सिस पर मूव करने में। और मैंने अभी बताया था कि अपने एक्सिस पर वो बहुत तेजी से मूव कर रही है। कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 1610 टू 1640 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। अब आप सोचोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि सन जो अर्थ है वो इतनी तेजी से घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, तो वो हम गिरते क्यों नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है तो हम गिरते क्यों नहीं है। क्योंकि बेटा हम लोग बहुत ही स्मॉल क्रिएचर हैं, ठीक है। हम स्मॉल क्रिएचर इसलिए हमें अर्थ की इतनी स्पीड का, इतने स्पीड पे रोटेट कर रही है उसका हमें पता भी नहीं चल पाता, ठीक है। ओके, हम छोटे क्रिएचर हैं इस वजह से। जैसे आपने कभी देखा होगा पेड़ के ऊपर से जब कोई चींटी या कोई छोटा सा जीव गिरता है तो उसको कभी लगती नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा सा जीव है, और एयर प्रेशर हमारी अर्थ पे जो होता है वो इस एयर की वजह से उसका वजन जो है बहुत ही कम महसूस होता है उसको, और फिर उसके बाद वो जब गिरता है तो उसको लगती भी नहीं है, मतलब कि वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। अर्थ के अंदर जो एयर प्रेशर होता है उसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब अर्थ रोजाना रोटेशन करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ डे। जब वो एक दिन अपना पूरा कर ले, एक रोटेशन अपना पूरा कर ले 24 घंटे में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ डे। समझ आ रहा है बच्चों सभी को, बिल्कुल क्लियर है। देखो बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि एल्यूमिनेशन सर्कल क्या है, जो अर्थ को हाफ पार्ट पे जहाँ पे सनलाइट आएगी और हाफ पार्ट पे जहाँ पर जो सनलाइट नहीं होगी, मतलब वहाँ पर रात होगी, और जो दिन होगा अलग हाफ पार्ट पे, तो उसको डिवाइड करने वाले सर्कल को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। और अर्थ डे बिल्कुल सिंपल है, एक रोटेशन पूरा किया, एक अर्थ डे पूरा हो गया। क्यों भाई, बिल्कुल क्लियर है ना, 24 घंटे में वो पूरा कर देती है। एक्चुअल में पूरे 24 घंटे होते नहीं है, 23 घंटे, यानी कि 23 घंटे और, ठीक है, और 5 मिनट, ठीक है, 23 घंटे और 56 मिनट, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 3 सेकंड, 3 सेकंड्स के लगभग इतना कुछ टाइम लगता है उसको पूरा करने में एक एक्सिस में, यानी कि 24 घंटे पूरे नहीं हो पाते, ठीक है। अब देखो ये आपको एक सर्कल भी दिखा रखा है, यहाँ पे अर्थ का पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल का सर्कल बन गया,
जैसे बनना तो यहाँ पे चाहिए लेकिन वो स्पेरिकल शेप पे है, तो नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा और साउथ पोल यहाँ बनेगा, क्योंकि वो टिल्टेड है सन की तरफ। कितने एंगल पर टिल्टेड है? 23.5 के एंगल पर टिल्टेड है। और जो इसका जो एंगल बनता है, ठीक है, जो एंगल बनता है वो कितना हो जाता है? 66 पर, ठीक है। तो इस तरह से टिल्टेड है, ये इसकी टिल्टेड पोर्शन दिखाया गया बेटा, देखोगे ना, ये क्या है? टिल्टेड। टिल्टेड का मतलब झुका होना। क्या है ये? टिल्टेड है। कितने डिग्री पर टिल्टेड है? 23.5 पर। कितने पर टिल्टेड है? 23.5 डिग्री पर ये टिल्टेड है। ओके, नॉर्थ पर टिल्टेड है। ओके, तो जो गैप बनता है वो 66.5 का गैप हो जाता है बेटा, ठीक है। ओके, यहाँ समझ में आ गया है सारा कुछ। आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होगी कि मोशन ऑफ द अर्थ कैसे यहाँ पर मूव करता है। ओके, अब देखिए आगे अगला पॉइंट, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि भाई अब ये क्वेश्चन हमारे पास एक आ रहा है कि भाई अगर हम देखें कि, ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन बन रहा है कि क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे। समझ रहे हो कि अगर अर्थ रोटेट ना करें तो क्या होगा? मतलब कि अगर रोटेशन बंद हो जाए, सोचो अगर रोटेशन पृथ्वी का जो घूम रहा है पर डे 24 घंटे के लिए वो कर रही है, अगर वो बंद हो जाए तो क्या होगा? तो द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग सन, कि जो पोर्शन अर्थ का सन की तरफ घूम चुका है, वहाँ पर जहाँ पर दिन होता है, ठीक है, और लगातार वहाँ पर गर्मी आती रहती है, पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं, और आधा पार्ट जो जहाँ पर डार्कनेस होती है, जहाँ पर नाइट होती है, तो वहाँ पर क्या होगा? एक्चुअल में जहाँ पर सन रेज आ रही है वहाँ पर कभी भी लाइफ जो है बिगिन नहीं हो पाएगी अगर रोटेट ना करे तो, क्योंकि वहाँ पर आधा दिन बनेगा ही नहीं। और जिस जगह पर नाइट है वहाँ पर पूरी तरह से कोल्ड यानी कि बर्फ़ जम जाएगी। समझ रहे हो कि अगर ये मूव ना करे, एक ही जगह पर रुक जाए, तो आप देखोगे कि आधे पार्ट पर तो हमेशा गर्मी गर्मी बनी रह जाएगी और आधे पार्ट पर हमेशा सर्दी सर्दी ही बनी रह जाएगी। मतलब ये वाला आधा पार्ट जहाँ पर नाइट थी वो तो पूरी तरह से फ्रीजिंग जोन में चला जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि मूव तो कर नहीं रही अर्थ। नहीं समझ रहे हो? अगर अर्थ मूव ना करे तो ये कंडीशन क्या होगी? इस आधे पार्ट पर तो हमेशा सनलाइट होगी और ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, और आधे पार्ट पे क्या बन जाएगा? जहाँ पर नाइट थी वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएंगे, मतलब कि पूरी आधी धरती जम जाएगी और आधी गर्म रहेगी। समझ रहे हो? इस तरह की कंडीशन बन सकती है अगर रोटेट ना करे तो। समझ आ गया बेटा? रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और रोटेशन का क्या बताया था मैंने? 24 घंटे में और 1640 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ सबसे पहले किसने बताई कि भाई अर्थ मूव कर रही है? हमारे इंडिया के बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, जिसमें एक आर्यभट्ट का नाम भी आता है, द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया, आर्यभट्ट। इसने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है। अर्थ सूरज के चारों तरफ रेवोल्यूशन भी करती है और रोटेट भी करती है अपने एक्सिस पर। ये बात बहुत पहले एंशियंट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में बताया गया कि आर्यभट्ट जैसे बहुत बड़े जो खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं? खगोल शास्त्री होते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉमर दिखाया आर्यभट्ट, इसने बहुत पहले ही खोज कर ली थी कि अर्थ मूव करती है। ओके बेटा, मतलब इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री थोड़ी ना, बहुत महान विद्वान हुए यहाँ पर। भास्कराचार्य हुए हैं एस्ट्रोनॉमर के रूप में, आर्यभट्ट हुए हैं, गजब के लोग रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब देखो आगे। अब एक पॉइंट और भी बता रहे हैं कि लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, कि अगर ऐसा ही हुआ कि अर्थ रोटेट ना करे, मतलब कि वो घूमे ना अपने एक्सिस पर, 24 घंटे के अंदर जो रोटेट कर रही है, अगर वो ना घूमे तो क्या होगा? एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी और लाइफ बड़ा मुश्किल खतरे में पड़ जाएगी। चाहे किसी भी टाइप के जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, वो फंस जाएंगे और कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, अब ये देखो सेकंड मोशन। अब ये रोटेशन की बात तो यहाँ क्लियर हो गई, ये रोटेशन की बात तो यहाँ क्लियर हो गई। ओके, अब बात कर रहे हैं कुछ रोटेशन के अलावा रेवोल्यूशन के बारे में। द सेकेंड मोशन, दूसरी जो गति होती है पृथ्वी की अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ घूमती है, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और मैंने आपको बताया था ना कि एक गति तो क्या होती है? परिक्रमण, मतलब कि अपने एक्सिस पर घूमना, और एक गति क्या होती है? परिभ्रमण। क्या होती है? परिभ्रमण। अब भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूम के आना। कई बार नहीं कहते भ्रमण करके आते हैं, चलो भ्रमण करके आते हैं। तो सन के चारों ओर जो ये ऑर्बिट आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट, मतलब रास्ता। और ये ऑर्बिट भी स्पेरिकल शेप में है।
किसमें है, स्पेरिकल शेप में है। ये देखोगे पूरी तरह राउंड है क्या, देखो क्या पूरी तरह राउंड है ये, नहीं, बिल्कुल स्पेरिकल शेप में है, मतलब बिल्कुल एकदम गोल नहीं है। तो ये स्पेरिकल शेप में अर्थ सन के चारों तरफ घूम के आती है, अराउंड द सन। ओके, इसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन, यानी कि परिभ्रमण हम इसको कहते हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा, 361/4 डेज, मतलब कि 365 दिन लगेंगे, एक साल लगभग ये पूरा लग जाएगा सन के चारों तरफ घूमने में। ओके, इसी को हम 1 ईयर में कंसिडर करते हैं कि एक साल पूरा हो गया। ठीक है, कंसिस्टिंग 65 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर शेक ऑफ कन्वीनियंस। तो ये जो 365 डेज का हम कैलेंडर बना लेते हैं और 6 आवर्स जो बचते हैं उनको हम हर साल इग्नोर कर देते हैं, और जब 4 साल पूरे हो जाते हैं 4 ईयर, तब उसमें 6 आवर के अकॉर्डिंग फिर एक दिन हम उसमें जोड़ लेते हैं, है ना। अगर पर डे 6 आवर आप छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो, तो आपको 4 साल के बाद मल्टीप्लाई 4 24 आवर का कलेक्शन आपका हो जाता है, 24 आवर्स का कलेक्शन हो जाता है। तो आप 4 साल के बाद फरवरी में एक दिन बढ़ा सकते हो, मतलब कि 28 की फरवरी हर साल आएगी, तो 4 साल के बाद 24 आवर्स ऐड करने के बाद फरवरी 29 डेज की हो जाएगी। तो ऐसा हम करते हैं, ठीक है, इससे हमारा कैलेंडर बिल्कुल सीक्वेंस में रहता है। ओके बेटा, तो अब हम समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मेरे सन के चारों ओर जो घूम के आते हैं उसके बारे में समझ रहे हैं। अब देखो एक सिस्टम पूरा दिखा रखा है आपका, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा मैप, इसमें देखोगे कि सन के चारों ओर कैसे घूम के आते। देखो अब यहाँ पर ये मार्च के महीने में यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्विनोस। इक्विनोस का मतलब है एक ऐसा समय मार्च में 21 मार्च के आसपास जब डे और नाइट बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि जो इक्वेटर लाइन होती है, देखो इक्वेटर लाइन जो है ये जो अर्थ की इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, वर्टिकल। और जब सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस वाले पार्ट में और साउदर्न हेमिस्फीयर इस वाले पार्ट में, दोनों साइड में आप देखोगे सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पर डे एंड नाइट बराबर हो जाते हैं। यानी कि इक्विनोस का मतलब क्या हुआ, डे एंड नाइट इक्वल ऑन अर्थ। कब होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, यानी कि दो महीने ऐसे होते हैं जहां लगभग दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 आवर्स, ठीक है, डे एंड 12 आवर्स नाइट। ठीक है, नाइट मतलब बिल्कुल दिन और रात बराबर होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में लगभग, क्योंकि झुके होते हैं ये, इक्वेटर लाइन के ऊपर सनरेज डायरेक्टली पड़ रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से इक्विनोस कहलाता है। इक्विनोस का मतलब दिन रात बराबर। ठीक है, जहां पर डे एंड नाइट इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। ओके, लेकिन कंडीशन थोड़ी अलग जब हो जाती है, जब 21 जून होता है। ठीक है, 21 जून होता है, 22 दिसंबर होता है। तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन रेज बहुत डायरेक्टली आती है, बहुत ज़्यादा। और हमारा इंडिया भी आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ देखो हमारा इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 21 जून के दिन जब समर का महीना चल रहा होता है, उस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी का दिन होता है और सबसे ज़्यादा सन हीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मिलती है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, समर सोलिस्टिक। ठीक है, समर सोलिस्टिक, समझ रहे हो, देखो समर सोलिस्टिक, जैसे कि ये देखिए, जैसे हम इसको, ठीक है, जैसे ये अर्थ का हम शेप बना लेते हैं। ओके, अर्थ की हम शेप बना लेते हैं। देखिए जैसे अर्थ की शेप हमने बना ली और इस पे ये देखो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। ठीक है, अर्थ क्या है, टिल्टेड फॉर्म में है। ओके, इस तरह से अर्थ टिल्टेड फॉर्म में है। ये देखो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया ना। अब यहाँ पर सन है हमारा, यहाँ पर क्या है, सन है। ये सन मान लीजिए, सन रेज ऐसे पड़ रही होती है, तो ये देखिए बिल्कुल। ठीक है, ये कब की बात है, 21 जून की बात है, जब इस दिन सबसे ज़्यादा सनरेज अर्थ के ऊपर आती है और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ, और हमारे इंडिया लगभग यहाँ होता है। तो आप देखोगे बिल्कुल इंडिया पे सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कि इस सिचुएशन में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। 21 जून सबसे गर्मी वाला दिन, समर सोलिस्टिक उस दिन होता है और सबसे गर्मी वाला दिन माना जाता है, हॉटेस्ट डे ऑफ अर्थ। तो 21 जून होता है ये। और इसी तरह सर्दियों का सबसे गर्म दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है, क्योंकि उस टाइम भी
हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसके ऊपर मतलब कि पहले तो अर्थ जो है 23.5 पर नॉर्थ हेमिस्फीयर से सन की ओर डायरेक्टेड हो जाती है, और फिर सर्दियों में वो 66.5 पर डिग्री पर सन की तरफ वो डायरेक्टेड हो जाती है। तो इस तरह से एंगल चेंज होने की वजह से भी और सन रेज जो है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ पड़ने की वजह से भी विंटर में सोलिस्टिक आ जाता है एक बार, और इसी तरह समर में सोलिस्टिक एक बार आ जाता है। सिंपल लैंग्वेज में सोलिस्टिक का मतलब ये हुआ कि जब डे बड़े हों और नाइट बिल्कुल छोटी हो जाए। अब देखो यहाँ पर समर सोलिस्टिक में देखोगे कि डे टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लगभग आप देखोगे 12 से 14 आवर या 16 आवर का डे भी हो सकता है, और रात फिर उसी प्रोपोर्शन में छोटी हो जाएगी, 12 आवर से भी कम, यानी कि 10 आवर और 8 आवर। ये 12 आवर तो भूल ही जाओ। डे टाइम होगा 14 से 16 आवर और नाइट टाइम क्या होगा 10 से 18 आवर्स। ठीक है, मतलब कि ऐसा कब होता है, समर सोलिस्टिक के टाइम में, क्योंकि सनरेज ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पर डे टाइम बढ़ जाता है, और पीछे वाले पार्ट में सनरेज कम मिलने की वजह से वहाँ नाइट टाइम घट जाता है। ऐसा 2 बार होता है। 21 जून के दिन होता है जब डे लॉन्ग होते हैं, और एक 22 दिसंबर को होता है जब डे लॉन्ग रहते हैं और नाइट छोटी रहती है। जबकि इक्विनोक्स के टाइम में यानी कि 23 सितंबर को और 21 मार्च को डे टाइम बराबर होते हैं। चलो इसके बारे में और थोड़ी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं। इस डायग्राम को एक बार फिर समझ लेंगे, डोंट वरी। तो एक बार और देखते हैं कि और आपकी बुक के अंदर क्या लिखा गया है। तो देखो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडिड टू मेक 1 डे। ठीक है, 6 घंटे हमेशा हर साल बचाए जाते हैं और फिर उनसे एक 24 घंटे का दिन बना दिया जाता है, और ये 4 साल में जोड़ दिया जाता है। दिस सरप्लस डे एडिड इन द मंथ ऑफ फरवरी। मैंने बताया था ना आपको कि ये जो 6 घंटे का जो है, 6 घंटे रोजाना 6 आवर पर डे जो बच जाता है 24 घंटे में, ठीक है, उसको हम 4 साल तक जोड़ते रहते हैं, और फिर 24 आवर का एक डेज बनाकर फिर हम फरवरी में उसको ऐड कर देते हैं। जहाँ फरवरी 28 डेज की होती है वहाँ पर अब फरवरी 4 साल के बाद 29 डेज की आ रही होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। ठीक है, तो कैलेंडर में फिर ये लीप ईयर तैयार हो जाता है। 10 एवरी 4th ईयर, हर 4 साल के बाद फरवरी ऑफ 29 डेज की फरवरी 29 डेज की आ जाती है, 28 दिन की बजाय वो 29 दिन की होती है। सच ईयर 66 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। तो इस प्रकार से 66 डेज का एक लीप ईयर बन जाता है। ओके, व्हेन विल नेक्स्ट ईयर लीप विल बी। तो अब नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, वो उसके बाद 4 साल के बाद होगा। जैसे मान लीजिए कि 2020 में लीप ईयर रहा था, तो इसके प्लस 4 साल के बाद हम इसको 2024 में हम इसको मानेंगे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो 4 साल के बाद ये लीप ईयर बनता चला जाता है। ओके, अब देखो 3.3 में एक क्लियर दिखाया अभी तक, इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन जो है, अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये पूरा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखाया गया था कि इस तरह से पूरा इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव करती है। ठीक है, और सीजन बनते हैं। ऑटम सीजन कब, 21 मार्च के दिन। ठीक है, ऑटम सीजन फिर उसी तरह 23 सितंबर के दिन। लेकिन ये ऑटम सीजन नॉर्थ हेमिस्फीयर का रहेगा इस दिन, और ये वाला ऑटम सीजन साउथ हेमिस्फीयर का होगा 23 सितंबर के दिन। इसी तरह विंटर यानी कि विंटर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दिसंबर के आसपास रहेगा। 22 दिसंबर को सबसे लॉन्ग डे होगा और नाइट शॉर्ट हो जाएगी। इसी तरह से समर में 21 डे को लॉन्ग डे होगा और समर सीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ओके, अब उसके बाद देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाती है और ये पूरे साल भर इसी ऑर्बिट पर घूमती है। अर्थ इज इंक्लाइन इन सेम डायरेक्शन। ओके, ए ईयर यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर। एक पूरा साल अलग अलग महीनों में डिवाइड हो जाएगा। विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन। ठीक है, समर मतलब कि गर्मियों का महीना, विंटर मतलब सर्दियों का महीना, पतझड़ का महीना और बसंत का महीना। ठीक है, स्प्रिंग, वसंत और पतझड़ का मौसम बन जाता है। ओके, तो इस तरह से सीजन
हर साल चेंज होते रहते हैं, अर्थ की रोटेशन की वजह से ये सब कुछ होता रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर। ओके, अब आगे बढ़े, समझ आ गया नहीं कि 20, ये जो पूरा एक डायग्राम था ये बिल्कुल क्लियर आपको मैंने समझा दिया है। ओके, अब उसके बाद देखो ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें दिखाया गया है कि आपको वही डायग्राम आपको एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है टिल्टेड होता है सन की तरफ, तो सन रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आती रहती है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया भी था, इस वाले पेज में बताया था कि 23 जून को यहाँ सीधी आती रहती है किरणें। देखो ये रही, ये सीधी किरणें आ रही हैं, तो ये एरिया गर्म हो जाता है। ठीक है, ओके, ये एरिया गर्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें दिखा रखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर सीधी किरणें आ रही होती है। देखो ऐसे, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर सनरेज आती रहती है इस तरह से। ये देखो, ये मान लीजिए नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। अब ये वाली जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन हो गई, ये वाली इक्वेटर लाइन हो गई। ठीक है ना, और ये वाली हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गई, ठीक है, नॉर्थ पोल सर्कल। तो यहाँ पर सनरेज फिर क्या आती रहती है, डायरेक्टली। ये देखो डायरेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। और अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है तो यहाँ पर सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सनरेज बिल्कुल डायरेक्टली आ रही है। ओके, तो इस तरह से समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर है बेटा, बहुत आसान है ये। तो एज ए रिजल्ट, दोबारा देखो इसको, यू विल सी 21 जून द नॉर्थ हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सन की तरफ टिल्टेड होता है 23.5 डिग्री पर टिल्टेड होता है। कितने डिग्री पर, 23.5 पर टिल्टेड होता है। तो उस दिन उस कंडीशन में सनरेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर आ रही होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो एरिया इस कंडीशन में होता है वहाँ ज़्यादा हीट वो रिसीव करता है। द एरिया नियर द पोल, जो एरिया पोल के नज़दीक होगा वहाँ पर लेस हीट मिलेगी। रेज ऑफ सन स्लंटिंग, कि पोल पे सन रेज डायरेक्टली वर्टिकल नहीं होंगी, स्लंटिंग होगी, थोड़ी झुकी हुई होंगी, तो वहाँ पर कम हीट होगी। और जो बिल्कुल डायरेक्टली वर्टिकल जहाँ पर आएंगी, वर्टिकल अब कहाँ आएंगी, आपको मैंने बताया वर्टिकल तो बिल्कुल सीधा 23.5 पर आएंगी। तो 23.5 पर जो भी कंट्री होंगे वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और इंडिया बिल्कुल 23.5 के नज़दीक है। और आप जानते भी हो कि अर्थ इंडिया के बीचों बीच जो है, इंडिया के बीचों बीच जो सर्कल बनता है, ये देखिए इंडिया के बीचों बीच यहाँ पर, ये देखिए जैसे मैं एक इंडिया का मैप बना देता हूँ और इस इंडिया के मैप में आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है 23.5। ये देखिए, तो ये जो लाइन बीचों बीच क्रॉस कर रही है इंडिया के, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। जैसे बता रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन, द रे ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा हीट होगी। इसका मतलब हमारे गर्मियों में यानी कि 21 जून के लगभग बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे बड़ा दिन भी होता है। और जो पोल एरिया होंगे, जैसे इधर की साइड में पोल की तरफ, और कम सर्दी, वहाँ पर कम गर्मी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर स्लंटिंग रेज आएंगी, यहाँ पर सीधी किरणें आएंगी, वहाँ पर स्लंटिंग आएगी। तो इस वजह से नॉर्थ पोल पे कम गर्मी, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होगी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। 21 जून सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्मी वाला दिन माना जाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल इंक्लाइन टुवर्ड द सन, ठीक है, नॉर्थ पोल सन से दूर हो जाता है, प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल, और आर्टिक सर्कल की तरफ भी कम फिर सनरेज आती है। और इसी तरह से लगातार जब कंटिन्यूस रेनफॉल जो है सनरेज आती रहती है, डे लाइट फ्रॉम 6 मंथ, और लगातार 6 मंथ तक ये डे लाइट आती रहती है। ठीक है, एक बार दोबारा सुनो, नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ लगभग झुका होता है, आर्कटिक सर्कल भी दिखाई देने लगता है हमें, तो ऐसी पोजीशन 6 मंथ तक रहती है, 6 महीने तक। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ होता है और वो लाइट लेता रहता है। देखो मतलब कि क्या कह रहा है, ये वाला पोर्शन जो है, देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये 6 मंथ रहेगा लगभग। ये कितने महीने रहेगा, 6 मंथ रहेगा लगभग। ओके, सन की तरफ डायरेक्शन उसकी होगी इस तरह से, तो और 6 महीने इधर रहेगा, मतलब इस साइड में दिन थोड़े बड़े रहेंगे 6 महीने के लिए, और इस साइड में डे थोड़े छोटे रहेंगे, इसीलिए डे एंड नाइट में काफ़ी अंतर मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, फिर देखिए लॉन्गेस्ट डे समर इन रीजन नॉर्थ टू इक्वेटर, और समर जो है उस रीजन पर रहेगी जो इक्वेटर के नज़दीक रहेगा, या इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा समर का सीजन निकलेगा। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे नाइट
अकर ऑन 21 जून, कि सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा दिन 21 जून को ही रहेगा। और वो कहाँ रहेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटी रात किधर होगी? साउथ हेमिस्फीयर में। समझ रहे हो? बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल सी, कि अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ रहेगा वहां पर सबसे बड़ा दिन 21 जून के दिन होगा, और अदर पार्ट में पीछे की तरफ वहां सबसे छोटी नाइट होगी। ठीक है, सबसे छोटी नाइट वहां होगी। ठीक है, आगे देखो, दीज कंडीशन आर रिवर्स साउथ हेमिस्फीयर में। फिर उसके बाद कुछ समय बाद ये रिवर्स कंडीशन हो जाती है, फिर विंटर सीजन आ जाता है। ठीक है, मतलब कि नॉर्थ पोल की बजाय अब साउथ पोल की तरफ थोड़ा मूव कर जाती है। अब इस दिन फिर नाइट लॉन्गर होनी शुरू हो जाएंगी, दिन से ज़्यादा नाइट लंबी होनी शुरू हो जाएंगी। दिस पोजीशन इज कॉल्ड इज अर्थ समर सोलिस्टिक। इसको हम समर सोलिस्टिक फिर कह सकते हैं। अब ये सब कैसे होता है? 22 दिसंबर के दिन। 22 दिसंबर के दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रे ऑन अर्थ ऑन साउथ पोल, कि डायरेक्ट रेज साउथ पोल पे ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि उस दिन साउथ पोल ज़्यादा टिल्टेड फॉर्म में होता है। ओके, और फिर धीरे धीरे आप देखोगे सनरेज वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नज़र आती है 23.5 जो साउथ की तरफ है। आपने पढ़ा था ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, हमने पढ़ा था कि भाई जो कैप्रिकॉर्न होती है वो साउथ पोल की तरफ नीचे की वाली होती है 23.5 पर। तो कैप्रिकॉर्न पे फिर ज़्यादा सनलाइट आने लगती है, और ज़्यादा पोर्शन साउथ हेमिस्फीयर का फिर यहाँ पर लाइट लेने लग जाता है। ठीक है ना, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 पर लार्जर पोर्शन में साउथ हेमिस्फीयर की तरफ ज़्यादा लाइट को, यानी कि सनलाइट को रिसीव करने लगता है। ठीक है, इसीलिए समर इज साउदर्न हेमिस्फीयर वेरी लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। समर साउथ हेमिस्फीयर में फिर ज़्यादा लंबे दिन और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, मतलब कंडीशन पूरी रिवर्स हो जाती है बेटा। मतलब कि आप देखोगे समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक साउथ हेमिस्फीयर में होता है ज़्यादातर, और समर सोलिस्टिक जो है, समर सोलिस्टिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय साउदर्न हेमिस्फीयर पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिक हो जाता है। ओके, दोबारा सुनिए, समर सोलिस्टिक जो है, समर सोलिस्टिक सोलिस्टिक जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और ठीक है, और विंटर सोलिस्टिक जो होता है वो कहाँ होता है? वो कहाँ होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ओके बेटा, ये देखिए आगे एक पॉइंट दिखाएगा, देखो, डू यू नो क्रिसमस इन सेलिब्रेटेड, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में समर, ये क्रिसमस जो त्यौहार होता है वो समर सीजन में ही मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो 25 दिसंबर आता है उस दिन वहाँ समर सीजन होता है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना बेटा, एनटीएससी क्वेश्चन है ये एनटीएससी क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कौन से सीजन में मनाया जाता है? तो समर सीजन में मनाया जाता है। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डन। अब देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखो, आपने देखा था कि 21 मार्च था ये वाला, ये सितंबर और ये मार्च का महीना। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या है? इसके लिए क्या बता रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज सनफॉल ऑन इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर सन रेज आने लग जाती है। इस पोजीशन में ना तो पोल टिल्टेड होता है पूरी तरह से सन की तरफ, पोल बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं होता, जैसे 23.5 पर टिल्टेड होते हैं वैसा नहीं होता। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेनोस, इसलिए दिन रात उस दिन बराबर होते हैं। ठीक है, ओके, 23 सितंबर ऑटम सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जहां दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, और आपको 23 सितंबर में ऑटम सीजन शुरू हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में शुरू हो जाता है। मतलब कि 23 सितंबर को ऑटम सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और उसके अपोजिट बिल्कुल उसी टाइम में साउथ में फिर समर स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। ओके, और इसके अलावा अपोजिट केस 23 मार्च को आप देखोगे, ठीक है, स्प्रिंग नॉर्थ में आ जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में फिर ऑटम हो जाता है। मतलब कि बिल्कुल चेंज सिचुएशन हो जाती है। चेंज सिचुएशन मतलब 23 सितंबर को, अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑटम सीजन कहाँ रहेगा? ऑटम सीजन कहाँ रहेगा? ऑटम सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रख दे बेटा, रख दे। ठीक है, समर सी, और स्प्रिंग जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगी। ठीक है, ये कब की बात है कि जब 23 सितंबर होगा, और जब चेंज होगी पोजीशन, कब पोजीशन चेंज होगी? देखो
फिर पोजीशन चेंज होगी कब, 23 मार्च को पोजीशन चेंज होगी, 23 मार्च को। ये देखो 23 मार्च को, जैसे हमने बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहले ऑटम था, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब क्या आ जाएगा, स्प्रिंग आ जाएगा। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या था उस टाइम में, ठीक है, उस टाइम ऑटम था तो स्प्रिंग था, तो यहाँ पर ऑटम आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 23 मार्च को और 23 को बिल्कुल पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस दिन इक्विनोक्स होता है। इक्विनोक्स का मतलब है पूरी तरह से दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका लेसन था। इस तरह से हमने पाया कि डे एंड नाइट जो है पूरी तरह से सीजन जो चेंज होते हैं वो अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका लेसन मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये देखो इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं। देखें कि सबसे पहले हमने समझा कि मोशन ऑफ द अर्थ क्या है, तो 2 टाइप के मोशन होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन सन के चारों तरफ घूमना, रेवोल्यूशन परिभ्रमण, और अपने एक्सिस पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। अर्थ जो अपने एक्सिस पर 66 डिग्री के एंगल पर वो इमेजिनरी लाइंस पर क्या है, अपना ऑर्बिटल प्लेन बनाती है और ज़्यादा सनलाइट वो लेती है, ठीक है, ओके। और 24 घंटे में अपना एक चक्कर वो रोटेशन पूरा करती है, ओके। और ठीक है, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो होता है, जैसे मैंने बताया कि सन रे जहाँ पर आधे पार्ट पे आती है वहाँ डे टाइम होता है, और जहाँ पर जो है सन की रेज नहीं आती वहाँ पर नाइट टाइम होता है। इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जो अर्थ को इस तरह से 2 पार्ट में, आधा दिन और आधा रात में वो डिवाइड कर देती है। अब ये मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से 23.5 पर अर्थ टिल्टेड है और 66 के एंगल पर वो ऑर्बिटल प्लेन बनाती है। ऑर्बिटल प्लेन का मतलब जिस झुकाव के अकॉर्डिंग वो बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि अर्थ जो है किस तरह से, अगर सनरेज ना आए अर्थ पे तो किस तरह से लाइफ ख़त्म हो सकती है, एक्सट्रीम कंडीशन शुरू हो सकते हैं यहाँ पे। रेवोल्यूशन 65 डेज 1/4 डेज का होता है, एक साल में पूरा करती है, लेकिन कैलेंडर हम 365 डेज का ही बनाते हैं। और 6 आवर को यानी कि 1/4 डेज यानी कि 6 आवर्स को हम हर साल छोड़ देते हैं और 4 साल के बाद उसको ऐड किया जाता है। आर्यभट्ट सबसे पहला एस्ट्रोनॉमर था, यानी खगोल विद्वान था, खगोल शास्त्री था हमारे इंडिया का, एंशियंट टाइम में ही रहा है। उसने अर्थ की रोटेशन और उसका मूवमेंट के बारे में पहले ही जान लिया था, ओके। और ये रहा अर्थ की मूवमेंट पूरे साल भर में 4 मौसम बनाती है, 4 सीजन तैयार होते हैं। 21 मार्च के दिन इक्विनोक्स की कंडीशन दिन और रात बराबर, और 23 सितंबर के दिन भी इक्विनोक्स की कंडीशन दिन रात बराबर। तो उसी दिन ऑटम सीजन बनता है, और ठीक है, फिर 23 सितंबर को फिर स्प्रिंग सीजन बनता है। इस तरह 2 टाइप के सीजन यहाँ बन जाते हैं, ओके। फिर 21 मार्च को यानी कि जो है समर सीजन बन जाता है, और 22 दिसंबर को फिर विंटर सीजन बन जाता है। ये सीजन चेंज होते हैं, ये रेवोल्यूशन की वजह से चेंज होते हैं। अर्थ ऑर्बिटल सर्पिकल प्लेन पे वो घूमती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, और फिर साल भर में वो अपना एक चक्कर पूरा करके 1 साल का कैलेंडर तैयार हो जाता है। हर साल जो 6 घंटे बच जाते हैं उनको हर 4 साल में हम जोड़ देते हैं। हर साल में जितना टाइम बचता है उसको 4 साल में 24 आवर्स को कनेक्ट करके फरवरी 29 डेज़ की बना दी जाती है। जिस समय फरवरी 29 डेज़ की होगी उसे लीप ईयर कहा जाता है, और ये इसी हिसाब से फिर ये सीज़न चेंज होते रहते हैं। ये 4 सीजन है, देखो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा है आपको कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सन की तरफ टिल्टेड हो जाता है तो वर्टिकल रेज आने लग जाती है। ये वर्टिकल रेज जो आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती हैं, और इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा रेज लेता है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसके अपोजिट 21 जून को जब जहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, वहाँ पर फिर 22 दिसंबर को जब सीज़न चेंज होता है, 21 जून को समर सोलिस्टिक कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट इसी दिन होती है। लेकिन इसके अपोजिट बिल्कुल 22 दिसंबर को जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ साउथ पोल की झुकाव बनता है सन की तरफ, साउथ पोल का झुकाव बनता है सन की तरफ,
तब फिर साउथ पोल पे यानी कि 22 दिसंबर की तरफ सन रेज वर्टिकल होना शुरू हो जाती है और फिर लार्जर पोर्शन जो है साउथ पोल का फिर लाइट की तरफ, सन की तरफ आ जाता है और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर साउथ पोल पे गर्मी हो जाती है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ पोल की तरफ है, तो यहाँ पर विंटर सोलिस्टिक बनता है और ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर सीजन में मनाया जाता है। और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट सनरेज अर्थ के ऊपर आती है इक्वेटर लाइन के आसपास, तो डे एंड नाइट ज़्यादातर इक्वली होते हैं, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, ठीक है। तो इसको इक्विनोक्स कंडीशन हम कहते हैं। 23 सितंबर ऑटम सीजन बनता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसी तरह 21 मार्च को फिर स्प्रिंग सीजन बन जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। तो ये लेसन था आपका, बहुत ही इजी लेसन था, बहुत ही आसान। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, अब अगले क्लास में अगली जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम जो आपके पीछे के लेसन जो बचे हुए हैं यानी कि सेकंड लेसन और फर्स्ट लेसन, उसको भी पूरी तरह से खुलकर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी है, सन इन द सोलर अर्थ इन द सोलर सिस्टम वो भी है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। सो बाय, ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा। और इस वीडियो को आप ध्यान से दोबारा देखें, बहुत ही इजी है लेसन, बहुत ही आसान है, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ओके, ताकि आपको अच्छे वीडियोस अर्थ के बारे में मिलते रहें। ओके बेटा, यस, ओके, बाय।